मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। ग्रेट गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग। ACCA F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 2 बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स का लास्ट लेक्चर है बेटा, लेक्चर 6। मैंने चैप्टर 2 में ही 6 लेक्चर्स डिवोट कर दिए कि आपको मैं एक एक बात लॉजिकली ईमानदारी से बता पाऊं, बिकॉज ये चैप्टर 2 बेटा कनेक्टेड है चैप्टर 3 से। चैप्टर 4, 5, 6 ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अगर चैप्टर 2 ही समझ नहीं आया और चैप्टर 3 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करें, बट आपको खुद भी चाहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में F9 क्लियर करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें दोस्त, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, जो भी कैलकुलेटर है ना। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 लास्ट लेक्चर है। आज मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस भी करा दूंगा। कैप्लन भी बाहर निकाल लें, रजिस्टर्स बाहर निकाल लें। एक छोटा सा कंसेप्ट जो मुझे बताना है, उसके बाद मैं सीधा आगे चलूंगा। आज आपके लिए भूपेश आनंद बड़ी प्यारी प्यारी सी छोटी बातों को डिस्कस करेगा और लॉजिकली आपको समझ आएंगी। बस एक बात कहनी है, आपको जो चाहिए उसको बार बार उसी के बारे में सोचिए, वैसे भाव लेकर आइए। बेटा यूनिवर्स इंग्लिश हिंदी नहीं जानता, फ्रीक्वेंसी जानता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आप उसको बोलेंगे, उसके लिए मन में सोचेंगे, ऐसे भाव लेकर आएंगे, वही होना स्टार्ट हो जाएगा। इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद एक छोटी सी पहले बात करना चाहता हूं कि आप सभी के लिए आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पहले तो एक छोटी सी बात बतानी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद मैं टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करूंगा। आप रजिस्टर खोल चुके हैं, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, ढीले बैठेंगे तो थप्पड़ मारूंगा। आप रजिस्टर में लिख रहे हैं माय स्टोरी और फर्स्ट पॉइंट, वी हैव डिस्कस ऑल द लर्निंग आउटकम्स माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आपको पता है कि मैंने भले एक दो लेक्चर्स कट पेस्ट भी किए, बट मैंने सारा आपके सामने वो सभी लर्निंग आउटकम्स पूरे क्लियर किए। बेटा देख लो आपके सामने, आप चेक कर लीजिए, मैं रब कर देता हूं और खुद देखिए कि मैंने कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स छोड़ दिए। मेरे को तो नहीं लगता कि मैंने कुछ भी छोड़ा बेटा। आप देखिए आपके पास क्या दिक्कत है, ये लीजिए, 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 ये लीजिए। मैंने आपके लिए रब भी कर दिया। और बोलो। पहला, फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज व्हाट आर द कैश फ्लोज, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट। I think I have already discussed that what I mean by accounting profit and why cash flows are more important criteria as in investment appraisal techniques. पैसा पैसा पैसा, ठीक है सर। Identify and calculate relevant cash flows. I think in the lecture number 5 we have discussed about the relevant cost. What is the relevant cost? What is opportunity cost? What is sunk cost? मैंने बड़ा कुछ बताया। तो लर्निंग आउटकम ए और बी कंप्लीट कर दिया है। लर्निंग आउटकम सी, payback period. We have discussed payback period in two lectures. Lecture I think in 3 or 4. Payback period है क्या? Basic payback period क्या है? नो डाउट इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। बेटे आज के इस लेक्चर में मेरे को बेसिकली ये बताना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वैसे मैंने आई थिंक एक लेक्चर में थोड़ा सा बताया भी है, बट स्टिल बिकॉज वी हैव अ सेपरेट लर्निंग आउटकम फॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मुझे लगा कि मैं छोटी सी बात को ईमानदारी से आपको डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देंगे। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद लर्निंग आउटकम ई एंड लर्निंग आउटकम एफ। Discuss the usefulness of ROC in the investment appraisal and capital employed and accounting rate of return. Just have a look on this. तो आपसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पूछा जाए या आपसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा जाए, बात एक ही है। पुराने जमाने की बातें करेंगे, लाला जी के जमाने की। एक था लाला, उसकी थी बनिए की दुकान। तो लाला जी क्या करते थे, वो कहते थे जितनी मैंने पूंजी लगाई उसमें कितनी आमदनी हुई, आमदनी अपॉन पूंजी इंटू 100 करेंगे भाई साहब। पैसे आए या ना आए वो एक अलग बात है। इट मीन इट इज ए ट्रेडिशनल कंसेप्ट विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। आप सभी मेरे साथ साथ ईमानदारी से, मेरे साथ साथ आप सभी रजिस्टर में भी लिखेंगे, बट पहले मैं जूस नोट से दिखा दूं। ये मेरा कंसेप्ट नंबर, ये कंसेप्ट नंबर 6 है, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। तो आई थिंक ऊपर कंसेप्ट कुछ मिसिंग है, कोई बात नहीं, मतलब नंबरिंग गलत है। 2 बेसिक टेक्निक्स, एक तो हम पे बैक कर ही चुके हैं, ये करने वाले हैं, ठीक है सर।
आरओसी का दूसरा नाम है अकाउंटिंग, अभी अभी हमने देखा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये सतयुग से द्वापर युग से जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई ना, पहले कैश प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस नहीं था। वी ओनली टेक इनटू अकाउंट द बुक प्रॉफिट, द प्रॉफिट विच वी कैलकुलेट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नेम्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। हम पहले उसी पे ध्यान देते थे, लेकिन धीरे 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 हमें समझ आया कि जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आफ्टर ड्यू टू that is after so many accounting standards, and that does not represent true cash. We have already seen in lecture number 2 and 3. So but the point is still, because in ACCA Kaplan BBB में ये दिया हुआ है कि भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करो आप, तो मैं इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा आरओसीई। आरओसीई अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, यहाँ पे भी है न्यूमरेटर, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, बट दोनों का डिनोमिनेटर चेंज है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है। ठीक है सर, देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है जी, आइए हम थोड़ा सा लिखेंगे ना, तो लिखने से क्या होता है, बातें ज्यादा और ज्यादा अंदर तक गहरी चली जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले सेकंड पॉइंट में लिखें। आपने लिखा है तब भी, नहीं आता तब भी, आता है तब भी, लिखना कंपलसरी है। जूस नोट्स का हार्ड कॉपी निकलवाना इंपॉर्टेंट है। कैप्लॉन का टेक्स्ट मटेरियल, कैप्लॉन का एग्जामिनेशन किट की हार्ड कॉपी रखिए और फिर सॉल्व कीजिए। और कैलकुलेटर कोई भी आपके पास होगा, देखिए मैंने तो दोनों ही परचेज कर लिया आपके लिए। साइंटिफिक से अगर है तो वो भी कराऊंगा, सिंपल है तो वो भी कराऊंगा, और आपको टेबल वैल्यूज बताऊंगा हाउ वी कैन यूज इट। तो टेंशन की बात है नहीं। भूपेश आनंद आपके साथ है। आप लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। इट मींस यू वांट टू डिसाइड दैट वेदर यू शुड गो ओवर दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नॉट। क्या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो एक गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा है मुझको, ट्रेडिशनल मेथड, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स, जो पहले जमाने में होते थे, कभी अब नहीं होते। बट बिकॉज एज अ फाइनेंस मैनेजर वी हैव टू सी बोथ। तो मैंने लिखा, आप भी लिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स में एक लिख रहे हैं बेसिक, एक लिख रहे हैं नॉन डिस्काउंटेड, एक लिख रहे हैं ट्रेडिशनल। तीन नाम है जी, बेसिक, नॉन डिस्काउंटेड और ट्रेडिशनल। कुछ भी लिख सकते हैं, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज, नॉन डीसीएफ भी लिख सकते हैं। पहला इसमें है जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, विच आई हैव जस्ट शोन यू एज योर लर्निंग आउटकम आल्सो। एंड सेकंड इज पेबैक पीरियड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पेबैक पीरियड इन टुडेस लेक्चर। आई विल बी डिस्कसिंग विद ROCE, and the next is modern methods, that is discounted cash flow methods, which we will be doing in chapter number 3. चैप्टर 3 में मैं सबसे पहले आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताऊंगा पेबैक पीरियड की, और उसके बाद डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे हैव गिवन इन चैप्टर नंबर 6, बट मैं उसको चैप्टर नंबर 5 कैपिटल राशनिंग में, बट मैं बेटे चैप्टर नंबर 3 में ही कराऊंगा। आपको तभी तो लॉजिकली समझ आएगा। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड दे हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 6, मैं चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करूंगा। बेटे हमने रिलेशनशिप से काम करना है, ऊपर नीचे जिगजैग वे में नहीं चलना, जिससे लॉजिकली हमें सब कुछ समझ आए। आप लिख रहे हो ना, आप कमर सीधी करके बैठो बेटे, ढीले होकर थोड़ी बैठना है। बार बार मोबाइल देख रहे हो, थप्पड़ मारो खींच के मोबाइल फोन। मैं तो बंद करके क्लास ले रहा हूं, आप बार बार देखते हो। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स के दो पार्ट्स हैं जी, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स और नॉन डिस्काउंटेड techniques or traditional techniques. Within traditional I will be discussing with today with the two we have already discussed one, and within modern or discounted there are three. One is NPV, that is one is discounted payback, that second is net present value, most classical method net present value, and profitability index and IRR. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, आपका ध्यान इस समय मेरी तरफ है। आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं जस्ट आपसे बोलूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, गोली मारिए फॉर्मूले को, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अगर हम नैनो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, या एसीसी आप कर रहे हैं, है ना, या नैनो का प्रोजेक्ट करने वाले हैं, या रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या पतंजलि एक नया प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके लिए पतंजलि को नई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, नया स्टाफ एम्प्लॉय करना पड़ेगा, नई चीजें लानी पड़ेंगी, और उस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू होगा और उस प्रोडक्ट में कितनी पूंजी लगेगी, आमदनी, आमदनी अपॉन पूंजी बेटे, और कुछ भी नहीं। रिटर्न
रिटर्न का मतलब क्या है? आप बताओ ना, ये लिखा मैंने आपके सामने रिटर्न, क्या मीनिंग है बेटा रिटर्न का? आप बताइए। ये लिखा रिटर्न, रिटर्न का मतलब है आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको मुनाफा कितना है। ये मैंने कुछ थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, आमदनी, या ऐसे लिखते हैं मुनाफा, उर्दू का वर्ड है जी मुनाफा। How much profit you are getting from that? How much is a profit, you know? And when I say profit, it means it is not a cash profit. It is accounting profit. It is a book profit. And how much is a पूंजी which you have invested? बेटा रेशोज तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे की हुई है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपको जस्ट मैं फॉर्मूला कहता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपके आपके मन में क्या आता है यार, क्या फॉर्मूला होना चाहिए या क्या हो सकता है? जैसे हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। मैं आपसे बोलता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बेटे रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है पूंजी, रिटर्न का मतलब होता है आमदनी, तो फॉर्मूला क्या बन गया? आमदनी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। बट मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटे, फुल अकाउंटिंग पीरियड में आपने $10 मिलियन इन्वेस्ट किए, $1 लाख इन्वेस्ट किए बिगिनिंग में। अब आप इतनी सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कई बार विड्रॉ हो जाता है, कई बार आप नया फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर कई बार ड्राइंग्स कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि $1 लाख जो स्टार्टिंग में आपने कैपिटल एम्प्लॉय लगाई लाला जी ने, बट ऑन एन एवरेज वो 1 लाख नहीं लगी, कभी ज्यादा थी कभी कम थी, है ना? तो आपको क्या लगता है वेदर वी शुड कैलकुलेट रिटर्न? वो जो रिटर्न आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट कर रहे हैं बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट, एंड दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर। बट द पूंजी विच वी आर डिवाइडिंग इट, दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बेटर क्या है, बेटर कंसेप्ट क्या है कि हमें बिगिनिंग वाली लेनी चाहिए पूंजी, या एंड वाली लेनी चाहिए, या इन दोनों की एवरेज लेनी चाहिए? तो बेटे आज इसी बात पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं भूपेश आनंद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे, आप फिर ढीले हो गए तो आप पहले लिखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बेटे इसके दो कंसेप्ट्स हैं जो कैप्लन और बीपीवी में दिए हुए। अच्छा, किसी भी चीज को करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है रिटर्न, अभी हम देखेंगे कौन से रिटर्न की बात हो रही है। अच्छा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है क्योंकि दो अप्रोचेस हैं, अप्रोच नंबर 1 में और अप्रोच नंबर 2 में, दोनों अप्रोचेस में डिनोमिनेटर डिफर करता है। तो आप देखिए मैंने एरो बनाए, एरो में लिखा मैंने एवरेज। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछता हूं, मैं कहता हूं ये आपसे कोई पूछता है कि नंबर कितने आए, है ना, ये कितने आ जाएंगे, आपने एसीसी का पेपर दिया, F9 का पेपर दिया, आपसे पूछता कितने नंबर आ जाएंगे, आप कहते हो जी 100 में से आप ऐसे बोलोगे 72.5 आएंगे, या आप कहोगे ऑन एन एवरेज 70% आ जाएंगे? बेटे स्पेसिफिक कहना बड़ा मुश्किल है। ये दुनिया जो चल रही है, ब्रह्मांड जो चल रहा है, एवरेज पे चल रहा है। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे मेरे मार्क्स एग्जैक्टली 75 आएंगे, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट मच पॉइंट। You generally say on an average I can achieve this, getting? तो मैं आपसे आज के बाद ये कह रहा हूं कि जो प्रॉफिट्स की बात हम करेंगे, हम जनरली एवरेज प्रॉफिट्स की बात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करेंगे, मतलब जो आप उस प्रोजेक्ट को लगाने की वजह से प्रॉफिट हुआ। एक बच्चा कहता क्या मतलब? बेटे आपने F3 में या कहीं पे भी F7 में या और भी कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। आपका जो प्रॉफिट है इन्वेस्टिंग से भी और फाइनेंशियल से भी इफेक्ट होता है। जैसे आपने लोन लिया, बॉन्ड्स इशू किए और आपने इंटरेस्ट पे किया। नाउ इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट लेस करेंगे, लेकिन the point is it is not related with the operations of the activity, it is not related with the operations of the project। मतलब हमने मेन ये देखना है कि जो धंधा हम कर रहे हैं उस धंधे से रिलेटेड खर्चे और उस धंधे से रिलेटेड आमदनी के से हमें कितना प्रॉफिट हुआ और उसका भी एवरेज। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी लॉजिकल that we calculate on the basis of average। तो मैंने लिखा जी एवरेज। पहली बात तो एवरेज की बात सबको समझ आ गई।
कि दुनिया एवरेज पे चल रही है भाई साहब। अच्छा जी, एवरेज। अब एवरेज दो तरह की होती है, सिंपल या वेटेड। वी ऑलवेज कैलकुलेट सिंपल, यहां पर तो सिंपल ही करेंगे, मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन। एनुअल प्रॉफिट्स मतलब एक साल के जो प्रॉफिट्स दिए हैं हम उसका उसका क्या करेंगे, एनुअल कैलकुलेट कर ले। एनुअल प्रॉफिट्स होंगे बेटे, प्रॉफिट्स होते ही एनुअल है। हाँ, अगर आपको 5 साल के दिए तो हम टोटल 5 साल के ऐड कर लेंगे, एवरेज निकाल देंगे। लेकिन प्रॉफिट्स कौन से, वो कहते हैं जी बिफोर, इससे पहले, किस किस से पहले, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले। बेटे प्रॉफिट वैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन F7 F3 वी हैव सीन। मैं भी इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाऊंगा। प्रॉफिट्स ईबीआईटी भी होते हैं, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट अबिडा भी होता है, प्रॉफिट एबिट भी होता है, प्रॉफिट ईएटी भी होता है, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स भी होता है, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स। बट इफ आई वांट टू से दैट आई वांट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दी, डिफरेंस जो आएगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट मींस उसमें इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो इंटरेस्ट इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, tax is not your operating expense. We are not concerned with tax and interest because we want to see that how much profit is due to this project and due to the operation of this project. So my dear friends, in the numerator, I will not take a normal profit, rather I will take average of the profits. जो भी years दिए हैं, जितने भी दिए हैं, उनका average निकाल लेंगे। लेकिन वो किस profits का average निकालेंगे, profit before interest and tax, इसका नाम है operating profit, इसका नाम है EBIT। क्या नाम है, EBIT। ठीक है सर, अपॉन इनिशियल कॉस्ट। एक तो अप्रोच ये है कि हमने जो पहले पैसे लगाए स्टार्टिंग में, जैसे मान लेते हैं जी, मैं कहता हूं जी $1,00,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की, तो $1,00,000 से डिवाइड करेंगे। और दूसरा ये है कि आज्यूम करते हैं कि आपका लास्ट में $10,000 ही थे, तो ऑन एन एवरेज हम चेक कर लेंगे। अब हर मोमेंट पे तो नहीं निकाल सकते कि जनवरी में कितनी कैपिटल थी, फरवरी में कितनी थी, मार्च में कितनी थी, अगस्त में कितनी थी। मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग को टोटल ले आओ, एवरेज करो, तो वो लगभग सेम आती है। तो हम क्या करेंगे, हर महीने की कैलकुलेशन से ज्यादा अच्छा है, हर ईयर की कैलकुलेशन से ज्यादा अच्छा है, वी टेक द ओपनिंग एंड वी टेक द क्लोजिंग एंड देन वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट। So opening plus closing divided by 2, that is 1 lakh plus 10,000, let it be like this, upon 2, because हमने दो नंबर्स लिए तो कितना आ गया बेटे, 55,000। तो हम यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करेंगे। आप क्या मेरे साथ हैं या नींद आ रही है बेटा? एक बच्चा तो नींद आ रही है उसको, वो तो सो भी रहा है, उसने तो अपनी लेग्स लंबी कर ली है, आराम से ढीला हो गया, ऐसे पीछे उसने कमर सीधी थोड़ा सा वो ले लिया, सपोर्ट ले लिया है। अब धीरे धीरे देखना, थोड़ी देर के बाद वो लेट ही जाएगा। और जो बच्चे बेड में बैठ के पढ़ रहे हैं वो, उनके साथ तो ऐसा जरूर होता है। वो नोट्स वोट्स कहाँ बनाते हैं, वो तो दूसरी बार जब पेपर देते हैं ना, जब हमारे को भी पैसे 2 बार देते हैं तो जाके पास होते हैं। आप में से ऐसा कोई नहीं है, तो आप लिख रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की दो अप्रोचेस आज हमने बतानी है। एक अप्रोच है कि ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, इनिशियल कैपिटल जो आपने स्टार्टिंग में पूंजी लगाई, और एक अप्रोच है जो पूरे साल एवरेज आपकी पूंजी रही। ज्यादा बेटर अप्रोच तो एवरेज वाली है, बट बेटे एग्जामिनेशन में जब आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन एग्जामिनर चीख चीख के कह रहा हो कि भैया एवरेज लगाना, एवरेज लगाना, एवरेज कैपिटल पे करना, तभी करना, नहीं तो मत करना। हाँ, न्यूमरेटर में चीखे या ना चीखे, you have to always calculate average annual profit before interest and tax. It is also named as average EBIT. I will tell you how to calculate it. आप पहले फॉर्मूला लिख लो मेरे दोस्त, यहां लिख लो ना बेटे, लिख लो मेरे बेटे, लिखो ROCE is equal to average annual profit before interest and tax upon initial capital cost. अच्छा, दूसरी अप्रोच में मैंने लिखा ही नहीं, मैंने कहा भाई सेम है, यहां का न्यूमरेटर और यहां का न्यूमरेटर दोनों सेम है। ये कहते हैं हम साथ साथ हैं। अच्छा, तुम साथ साथ हो, हाँ, चाहे आप कोई भी अप्रोच लगाएं, न्यूमरेटर सेम होगा, बट डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो यहां पर डिनोमिनेटर, यहां पर डिनोमिनेटर, यहां पर डिनोमिनेटर, यहां पर डिनोमिनेटर इनिशियल है, बिगिनिंग की है, T0 की है, और यहां पर T0 प्लस TN डिवाइडेड बाय 2 की है। अब हम करके देखेंगे, आओ जी,
आओ थोड़ी सी और बातें हम लिख लेते हैं, फिर हमें जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना ज्यादा समझ आएंगे, आपको ये बातें पता है एंड यू हैव ऑलरेडी रिटन दैट, बट स्टिल मेरा दिल है कि मैं थोड़ा सा और बताऊं। नोट वन, आपको पता है कैश प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? दिस इज कैश प्रॉफिट, आई थिंक वी ऑल आर अवेयर ऑफ कैश प्रॉफिट और कैश इनफ्लो। ये तो लेक्चर 2 में ही बता दिया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, एंड वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वी ऑल अवेयर ऑफ। मैंने बताया था, फिर भी बताऊंगा। जैसे मैंने कहा जी, सेल्स लिखते हैं, मान लेते हैं सेल्स की फिगर है, फिर यहां से हम लिखते हैं लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है जी। ये फिगर आ जाती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हम लेस करते हैं इंटरेस्ट, एंड दिस फिगर is named as earning before tax, and then we deduct tax, and this figure is named as earning after tax, that is profit after tax. I think आप बात समझ रहे हैं। तो मैंने एक आपके सामने इनकम स्टेटमेंट भी बनाकर दिखा दी। अगर समझदार होंगे तो आपको आती है, वैसे मुझे पता है, तो नहीं बनाएंगे, मतलब अगर समझदार होंगे फिर भी बना लेंगे। बेवकूफों का क्या है भाई साहब, उनके मन में आएगा बनाई तो ही है, क्या करना है बना के, छोड़ना, आगे चलो। तो बेटे वो दूसरी बार पेपर देंगे, 2 बार देंगे, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं बेटे। आपको पता है, आप चिड़ियाघर में कभी गए? चिड़ियाघर में अलग अलग तरह के जानवर हैं, सबका नेचर अलग अलग है यार। कोई टेंशन ही नहीं था, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आराम से देखो, आराम से देखो। ये निकाला, ये भी अर्निंग है, ये भी अर्निंग है ना, और ये भी अर्निंग है, सारी तो अर्निंग है। सवाल आता है कि कौन सी अर्निंग लेनी है। मैंने कहा अर्निंग आफ्टर टैक्स। जब आप कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करते हो, तो कैश इनफ्लो को जब आप कैलकुलेट करते हो तो फर्स्ट नोट लिख रहे हो बच्चे, भूल गए? सोना नहीं है बेटे। फर्स्ट पॉइंट है कैश प्रॉफिट और कैश इनफ्लो विच यू हैव ऑलरेडी रिटन, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। सो अगर मैं आपको ये इक्वेशन पता है तो इसका कोई भी चीज अननोन है, जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिकॉज मुझे आपको बताना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में न्यूमरेटर होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी अभी आपने सीखा that profit after tax is equal to earning before interest and tax minus interest minus tax। अब मुझे ये वाली फिगर चाहिए, तो बताओ जी क्या करूंगा? ये फिगर यहां जाके प्लस हो जाएगी, ये फिगर यहां जाके प्लस हो जाएगी। ये देखिए, ये फॉर्मूला बना दिया। रटना थोड़ी है यार, भूपेश आनंद के लेक्चर में रटोगे क्या? थप्पड़ मारूंगा खींच के। पीबीआईटी और ईबीआईटी इज इक्वल टू पीएटी प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। मैंने आपको और ज्यादा लॉजिकली समझाने के लिए मैंने कहा चलो मैं फिगर्स लेके बताता हूं। कई बार बिना फिगर्स के हमें लगता है हमें समझ आ गया, लेकिन आता नहीं है। तो मेरा प्यार देखिए, मैंने फिगर्स लेके समझाने की कोशिश किया। पहले एग्जांपल लिखो, इसको लिखो। मैंने लिखा जी सेल्स लेट इट बी 10 lakhs, let the operating cost be 6 lakhs, so my operating profit is 4 lakhs. Let the interest is a non operating cost because it is not related with main धंधा। और मैं अपना धंधा बता दूं क्या है? मेरा धंधा है, मैं अपोलो टायर्स का फाइनेंस मैनेजर हूं। मेरा मेन काम है टायर को बनाना, टायर को बेचना। तो इंटरेस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेट इट बी 1 लाख, सो पीबीटी इज 3 lakhs। एंड कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी के ऊपर लगता है, उस टैक्स का नाम है कॉर्पोरेशन टैक्स। मान लेते हैं 30% का है, तो 3 लाख का 30% 90,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया जी 2,10,000। अब अगर इसी फिगर में आपसे पूछूं कि ईबीआईटी कैसे निकालोगे, सिंपल है।
आप चेक करो ना, ईबीआईटी वैसे आपको पता है 4 लाख है, अगर आपको 4 लाख की फिगर ना दी हो तो ये दिया हो, क्या करोगे? 2,10,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख। चेक करो 4 लाख आ रही है, यस 4 लाख आ रही है, और यही फिगर है ईबीआईटी की। चेक करिए ईबीआईटी की यही फिगर है, यही है 4 लाख। कहने का मतलब है मैंने प्रूव कर दिया मॉनेटरी फिगर से कि ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आ गया जी नोट नंबर 3 में। बेटे एवरेज का कंसेप्ट ज्यादा बेटर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक कंसेप्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो एवरेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम T0 मतलब जो कैपिटल, जो पूंजी मैंने शुरू में लगाई थी, पूंजी पूंजी हाँ सर, ये पूंजी क्या होती है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग एंड कैपिटल एट द एंड, इसका एवरेज ले लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, 5 साल यूज की। अच्छा 5 साल यूज करने के बाद अगर मैं उसको कबाड़ी वाले को बेचूं तो 10,000 रुपए की बिकेगी। इसका मतलब मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5वें साल 10,000 की है, स्टार्टिंग में 1 लाख की है, तो 1 लाख प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, मैं उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं आपके सामने आ गया नोट नंबर 3 में, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू कबाड़ी वाले से मान लेते हैं $5,000 मिले, और 1 लाख प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस आई कैन कैलकुलेट एवरेज कैपिटल, और आई विल से इट इज एज एवरेज पूंजी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, करके दिखाइए, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स टू 52,500। लो सर, इट मींस पहली अप्रोच अगर मैं करूंगा तो मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को, क्योंकि दोनों अप्रोचेस में न्यूमरेटर सेम है, और दूसरी अप्रोच से करूंगा जब एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो आई विल बी डिवाइडेड बाय 52,500। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं किसी भी चीज को न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर से करता हूं और डिनोमिनेटर जब छोटा है तो बट नेचुरल है आपका कोफिशिएंट ज्यादा आएगा, इट मींस आरओसीई व्हिच यू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, दैट विल बी मोर देन द आरओसीई व्हिच इज कैलकुलेटेड एज पर इनिशियल अप्रोच। वो तो मैथमेटिक्स है यार। अच्छा मैंने एक बात लिखी है नोट नंबर 4 में, मैंने कहा जी बचपन के दिनों को याद करो, चाइल्डहुड के दिनों को याद करो, स्कूल के दिनों को याद करो, आप तब से ही एवरेज को बेटर कंसेप्ट मानते हो। और रेशोस में यार, स्टॉक टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्न, आप आज तक एवरेज का कंसेप्ट ही यूज करते आए। इट मींस वी शुड गिव द प्रायोरिटी टू एवरेज। स्पेसिफिक तो बात की बात है यार, तो लिख लीजिए नोट नंबर 4, फ्रॉम चाइल्डहुड और फ्रॉम स्कूल डेज एवरेज इज अ बेटर कंसेप्ट एज कंपेयर टू स्पेसिफिक कंसेप्ट। इन रेशियोज वी हैव यूज्ड ऑलवेज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर पेपर में कुछ भी नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? बेटे आप एवरेज का कंसेप्ट तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है, मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर में तो लगाना ही एवरेज है। लिख लो जी नोट नंबर 5, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट यूज स्पेसिफिक कंसेप्ट, एंड इफ आरओसीई। अब नाउ हाउ यू विल डिसाइड एज अ फाइनेंस मैनेजर? बेटे आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो। सर हम किस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं? बेटे मैंने इस बार आपको अपोलो टायर्स का फाइनेंस मैनेजर बनाया, और आपके सामने एक प्रोजेक्ट आया, और उस प्रोजेक्ट में आपको डिसीजन लेनी है कि whether you should go for this long term investment or not. So on the basis of return on capital employed, you have two criterias. Let it be 12%. It means आपको आपकी पूंजी के ऊपर $12 मिल रहे हैं हर $100 के इन्वेस्टमेंट पे, और आपको लगता है यार हम काम तभी करेंगे चाहे कुछ हो जाए, हमें कम से कम 14% तो मिलना ही चाहिए। तो बताइए जी क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? On the basis of return on capital employed, if the hurdle rate, if the minimum rate, if the expectation rate, if my rate is 14% but ROC is 12%, so in this case the decision will be not to accept the proposal, not to accept the proposal, proposal को accept ना करें, not to accept the proposal। चलिए जी शुरू कर रहे हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन सारे करा दूंगा, आप कैप्टन सामने रख लीजिए, कैलकुलेटर सामने रख लीजिए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करूंगा, लॉजिकली समझेंगे
क्वेश्चन है क्या, और उसके बाद हम उनको सॉल्व करेंगे। बेटे मैं आ गया जी चैप्टर नंबर 2, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में। चैप्टर 2 देखो आपको टेबल्स भी दिए हुए हैं, ये देखो मैंने अभी दिखाया था, ये देखो आपको पेपर में ये टेबल्स वैल्यूज दी जाएंगी, आप टेंशन मत लें। एन्युटी टेबल्स दिए जाएंगे आपको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी दिए जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स भी दिए जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे कैसे है, ये देखो आई थिंक थोड़ा सा तो मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया, बाकी तो चैप्टर 3 में बताऊंगा। यू नो व्हाट इज एन्युटी, यू नो व्हाट इज टाइम प्रेजेंट वैल्यू, यू नो व्हाट इज डिस्काउंटिंग, यू नो सिंपल इंटरेस्ट, यू नो फ्यूचर वैल्यू, सब बताया है यार। अभी मैं आपको इसमें से यूज भी करके दिखाऊंगा, और इजिली आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ ज्यादा घबराने की बात है नहीं। ठीक है जी, ये भी हम आएंगे एन्युटी टेबल्स में। ठीक है, ठीक है सर। ये चैप्टर 1 के आगे दिए हैं, अब मैं आ रहा हूँ सीधा चैप्टर 2 में, और चैप्टर 2 के पहले ROCE में आऊंगा और आपको लॉजिकली सारी बातें करा के दिखाऊंगा। बेटे आयो, आओ। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आ गया जी सर, कहाँ आ गए बेटे? मैं कैप्लॉन में आ गया, चैप्टर 2 में आ गया, और पहला टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पढ़ने जा रहा हूं। अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स, वो कहता है जी एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, और आप इस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं। वो कहता है जी अगर हम ये प्रोजेक्ट करें तो आपको इमीडिएटली क्या खरीदना पड़ेगा? एक प्लांट खरीदना पड़ेगा, $1,10,000। इफ आई इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट I have to purchase $1,10,000 of plant. Okay, it will have annual cash flow of 24,400. बेटे आपको पता है कैश फ्लो का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। वो कहता है जी इसमें जो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन जो होगा, दैट विल बी 24,400। कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए। 5 बार लगातार इतना ही होगा, इतना ही, इतना ही, इतना ही, इतना ही। अच्छा, द प्लांट परचेज्ड वुड हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000। वो कहता है जी जो आपने प्लांट खरीदा ना, उसकी स्क्रैप वैल्यू इसमें T5 में कितने की होगी? $10,000। मतलब आपको कबाड़ी वाला 10,000 रुपए देगा इन 5 years when the project terminates. Determine ROCE using initial capital cost and using average capital investment. बेटे कहते हैं क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को ईमानदारी से अच्छी तरह से अपने आप पढ़ना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे तो आपको उसको रेगुलेट करने के लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस आज से करने वाला हूं चैप्टर 2 से चैप्टर 6 तक, बेटे आप चेक करना, मैं सबसे पहले पढ़ते पढ़ते उसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करूंगा, इवन इफ दे आर एमसीक्यूज। बिना वर्किंग नोट के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्या आप क्रिश हैं? क्या आप जेम्स बॉन्ड हैं? आप क्या स्पाइडरमैन हैं कि हो जाएगा ऐसे? थप्पड़ मारूंगा खींच के, कमर सीधी कर लो, पढ़ो। A project involves immediate purchase of a plant costing 1,10,000. It will have an annual cash flow of $24,400 annual for 5 years. The starting होती 1 से ही है. The plant purchase would have a scrap value of 10,000 in 5 years. When the project terminates, you have to calculate that. Simple सा है जी. मैंने वैसे तो देखो जी कैप्लॉन से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार जब तक मैं आपको मन की बातें नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, आपको नहीं समझ आएगा। तो आपने नोट नंबर 1 लिखना है। मैंने इसके ऊपर 3-4 नोट्स बनाए। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करने के लिए सीधा कैप्लॉन के मटेरियल को दिखाता, वहीं से बक बक करता, आपको समझ आता ना आता, काम खत्म। बाकी टीचर ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ पीपीटी से करा रहे हैं, कुछ बुक में लिख के काम खत्म करा देते हैं। भूपेश शायद नहीं करेगा ऐसा। अब लिखो पहले, जब तक वो क्वेश्चन बहुत इजी ना हो, मैं तब तक पहले नोट्स बनवाऊंगा। नोट 1 लिखो, इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स में एक काम जरूर करना। क्या क्या मतलब? चैप्टर 2 से चैप्टर 6 तक इट इज बेटर टू प्रिपेयर। मैंने कहा ये अच्छा है, समझदारी है कि आप एक समय की रेखा बनाना। समय की रेखा इसको बोलते हैं टाइमलाइन। जैसे मैंने टाइमलाइन आपके लिए प्रिपेयर की,
टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 में $1,10,000 जीरो पीरियड में लगेंगे जब आप प्लांट खरीदोगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट करोगे, और स्क्रैप वैल्यू 5th ईयर में होगी $10,000 जब आप कबाड़ी वाले को बेचोगे। तो मैंने 5th ईयर में लिख दी। और बीच के 5 सालों में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा, एनुअल कैश फ्लोज किसको बोलते हैं बेटे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैश फ्लो 24,400 की होगी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ऐसा ट्रेडिशनल रूढ़िवादी कंसेप्ट है which does not rely on the cash profits, which does not recognize the cash flow, rather it recognizes the profit after tax, the accounting profit, the profit before interest and tax, the book profit. So we have to calculate EBIT, but we are not given the EBIT, so I have written a process for that. Just see, मैंने कहा आपको एवरेज के बेसिस में भी करना है और उसके बाद उसमें भी करना है, लेकिन मैंने बड़े प्यार प्यार से नोट्स लिखे हैं। आप नहीं लिखोगे तो सच में कह रहा हूं फेल हो जाओगे। कमर सीधी करके लिखो। नोट नंबर 2, वी आर गिवन विद कैश इनफ्लो। स्टेप बाय स्टेप चला मैंने कहा जी हमें कैश इनफ्लोज $24,400 दी हुई है। कैश इनफ्लोज का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, मैंने लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आराम से नोट नंबर 2 लिखो। बेटे 2 महीने के बाद भूल जाओगे और बाकी क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे अगर आप लॉजिकली नहीं चलोगे तो। ठीक है सर, कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश। ठीक है जी, नोट नंबर 3, अब मुझे निकालना है EBIT, बट ना तो मुझे इंटरेस्ट का बताया जा रहा है ना कुछ टैक्स का बताया जा रहा है। क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे हीरो भी साइलेंट है, हीरोइन भी साइलेंट है, बस आंखों में इशारे हो रहे, तू मेरा मैं तेरी। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप टैक्स को और इंटरेस्ट को इग्नोर कर दो। अच्छी सी बात तो यही है, या कुछ मानना मान लो, बेवकूफी है मानना। भैया ऐसे ही अपने सिर पे बला ले रहे हो, आपको अच्छा बेटर है, इट इज इग्नोर्ड। तो मैंने यही लिखा नोट नंबर 3 में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आ गले लग जा, एग्जामिनर को कहो आजा, थैंक यू। सो वी विल इग्नोर, हम इग्नोर कर देंगे। क्या इग्नोर कर देंगे, इंटरेस्ट और टैक्स को इग्नोर कर देंगे। ठीक है सर, बिकॉज फॉर ROCE वी रिक्वायर एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें चाहिए एवरेज एनुअल EBIT। बेटे बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, कैप्लॉन में कुछ नहीं है ना BBB में है। भूपेश आनंद जो करा रहा है आप कर लो, बता रहा हूं मैं आपको। ऊपर लिख लो, वी विल इग्नोर बिकॉज फॉर ROCE। लॉजिक बताया, कंसेप्ट बताया कि चीज के लिए न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा डेप्रिसिएशन तो हमें पता ही है, फिर भी मैंने बताने की कोशिश की। मैंने कहा चलो यार पहला क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन भी निकालेंगे, डेप्रिसिएशन एज पर WDV भी करेंगे। आगे चैप्टर 3 और 4 में मैं बताऊंगा। अभी खाली डेप्रिसिएशन का जो यूज है स्ट्रेट लाइन का था, तो मैंने स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लिख दिया, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन n। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन n। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन n। ठीक है सर, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 1,10,000 स्टार्टिंग में वैल्यू थी, 10,000 स्क्रैप वैल्यू थी, 5 साल की लाइफ थी, एक साल की 20,000 आ गई। अब एक बच्चा पता है जिसको नींद आ रही है वो सोच रहा है क्यों निकाल क्यों रहे हैं ये। बेटे आपको ना EBIT चाहिए, और EBIT चाहिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक तो इंटरेस्ट ऐड करना, डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी। भाई EBIT कैसे निकलेगा, पहले PAT निकालोगे, पहले क्या मतलब आपको कैश इनफ्लो गिवन है, मतलब PAT प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है। तो बेटे कैश इनफ्लो में से जब डेप्रिसिएशन लेस करोगे तभी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए ना जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आना है। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन 20,000 का है, तो बताइए जी 20,000 ये कैसे बना, फॉर्मूला कैसे बना। ये बेटा हमने पता ना, कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। ये कैश इनफ्लो है माइनस डेप्रिसिएशन,
कैश इनफ्लो माइनस कैश इनफ्लो माइनस कैश इनफ्लो माइनस कैश इनफ्लो माइनस, ये आपके सामने आ गया जी 4400। ये क्या चीज आ गई? दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ फ्रेंड्स, इन केस देयर इज इक्वल अमाउंट, अच्छा इसका एवरेज निकालना है। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4400 प्लस 4400 प्लस 4400 प्लस 4400 प्लस 4400 डिवाइडेड बाय 5। अब आंसर वही आने वाला जी 4400। अगर इक्वल अमाउंट है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, ये बात लिखी है मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ देखो क्या लिखा, न्यूमरेटर 4400। अच्छा, दूसरी अप्रोच में भी न्यूमरेटर 4400, ठीक है सर। लेकिन पहली अप्रोच में जब इनिशियल कॉस्ट है तो 1,10,000 की आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये इनिशियल कॉस्ट है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और यहाँ पर नीचे इसमें एवरेज लिया है। एवरेज कैसे आया? $1,10,000 स्टार्टिंग में था, 10,000 फिर था, दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, ये 60,000 आ गया। आप चेक करो, ऊपर आ रहा है 4% का रेट, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, और नीचे आ रहा ROCE 7.33% का रेट। It means ROCE as per average approach will always be more than ROCE as per initial approach because denominator is less. ये तो बेटा मैथमेटिक्स है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा देखो, मैं तो ये सलाह दूंगा कि ये वाली क्लास करने से पहले ना आपको खुद सॉल्व करने चाहिए पहले क्वेश्चन। ऐसे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी बेटा, आगे आपकी मर्जी है। देखो मैं तो कराना ही है और मैं करा ही रहा हूं। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है जी हम। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कैप्लॉन चैप्टर 2 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। वो कहते हैं जी एक प्रोजेक्ट में 8 लाख रुपए लग जाएंगे। अच्छा, और उससे कैश इनफ्लोज कितनी आएंगी? देखो यहाँ भी कैश इनफ्लोज ही गिवन है, मतलब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो आपको अब ये चेक करना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है या प्रॉफिट या कैश इनफ्लो गिवन है। क्योंकि अगर कैश इनफ्लो गिवन है, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। और उसके बाद आपको तो EBIT चाहिए, तो आपको चेक करना है कि इंटरेस्ट टू टैक्स दिया हुआ है या नहीं। नहीं दिया तो इग्नोर कर देंगे। उस केस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EBIT सेम हो जाएंगे। बड़ी प्यारी बात बोल दी मैंने, कैप्लॉन में नहीं है, लेकिन लॉजिक यही है, ठीक है जी। ठीक है सर, कैश इनफ्लो ये ईयर दिए हुए जी 1 2 3 4 5 6 7। इन एडिशन वो कहते हैं जी 7 साल के बाद क्या होगा, एक एक द एसेट इनिशियली परचेज, कबाड़ी वाला आएगा, कबाड़े कबाड़े $1,00,000 में वो हमें कहेगा मशीन मुझे दे दो, $1,00,000 ले लो, जो मैंने खरीदी थी $8,00,000 में। सिंपल है जी, क्वेश्चन पढ़ो, आपको इनिशियल कैपिटल कॉस्ट पे निकालनी है और एवरेज पे निकालनी है। मैंने बड़ी प्यार तरह से अच्छी तरह से इसको सॉल्व भी किया है। आप अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बेटा पास हो जाएंगे, आगे मर्जी आपकी है। मेहनत मैंने बहुत की है, आपको दिख रही होगी मेहनत। बेटा एक दूसरे कोर्स से लेक्चर ढूंढ के डालना भी बड़ा मुश्किल काम है। टाइमलाइन बनाइए, T0 $8,00,000, कबाड़ी वाला 7 साल के बाद $1,00,000। सब मैंने ना झंडे बनाए हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय। बेटा कोई झंडा ऊंचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, क्योंकि यहां पर अनइक्वल कैश इनफ्लोज गिवन है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें इक्वल कैश इनफ्लोज थी, 24,400 24,400 24,400 24,400, तो बड़ा आसान सा था। बट अगर अनइक्वल होंगी तो हमें हर ईयर को सेपरेटली करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए झंडे ऊपर नीचे बनाए। एवरेज इन्वेस्टमेंट तो यहां से निकाल सकते हैं, 8 + 1 भाग में 2 इज इक्वल टू $4,50,000। बिकॉज हमें दोनों अप्रोच से करना है, एक तो इनिशियल से और दूसरा एवरेज से। आओ जी, मैं आ गया। डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट से। स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आई विल बी फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन n, ठीक है जी। तो वही किया मैंने, 8 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख की डेप्रिसिएशन आ गई। इट मींस आप अगर डेप्रिसिएशन देखें तो हर साल 1-1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई। एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है एवरेज किसका, EBIT का। बट अगर इंटरेस्ट और टैक्स ना दिया हो तो मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EBIT को सेम अज्यूम करूंगा, ठीक है सर। अब आप चेक करिए जी, मैंने क्या किया,
फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की, सिक्स्थ ईयर की और सेवंथ ईयर की इनफ्लोस मैंने 1000 रुपीज या मिलियन रुपीज में रहने दी और वो 250 मिलियन आ गई। ये चेक करो, 2,50,000 आ गई। अच्छा, अब 2,50,000 आ गई, ये एवरेज आ गई। बेटा करके देख लो एक बार, कर लो नहीं तो मैं कर देता हूँ। 100 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 150, 1750 है ये, डिवाइडेड बाय 7, 250 आ गई जी। मैंने जब किया था तो कॉल कैलकुलेट करके किया था, क्योंकि कैप्लॉन में इस तरह से नहीं किया, लेकिन मैंने उसने तो हिडन करके फटाफट कर दिया। बेटे भूपेश आनंद ने उस समय भी कैलकुलेट किया और अभी भी कैलकुलेट किया कि आपको समझ आए। 250 ठीक है सर, उसको मैंने पूरा लिख दिया 2.5 लाख में। 2.5 लाख में ये प्रॉफिट फिगर ये बन गई जी। दिस इज कैश इनफ्लो। इसमें से अगर डेप्रिसिएशन लेस कर दे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि आपको इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया तो यही फिगर बन गई ईबीआईटी। बेटे जो अभी बोला ना लास्ट 2 मिनट में, सबसे कीमती चीज है आरओसीई। पहली अप्रोच में हम क्या करेंगे, 1,50,000 अपॉन 8 लाख, क्योंकि इनिशियल से करना है। दूसरी अप्रोच में हम एवरेज से डिवाइड करेंगे, और मैंने कहा था जब भी हम एवरेज से करते हैं तो एवरेज कम आती है, डिनोमिनेटर जब कम होगा तो कोफिशिएंट ज्यादा होगा। तो आप चेक करिए एवरेज में हमारी आरओसीई कितनी आ रही है, 33.33, और इसमें कितनी आ रही है, 18.75। आराम से चलिए जी, मैं आ गया ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में। ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको रेलेवेंट कॉस्ट की बातें बताई थी। तो ये रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर है जो हमने लेक्चर नंबर 5 में रेलेवेंट और इरेलेवेंट कॉस्ट डिस्कस की थी। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कहता है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इट इज कंसिडरिंग टू प्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ विजेट, मतलब एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है। ठीक है सर, अच्छी बात है, बनाना चाहते हो तो बना ले भाई, हमारे को क्या लेना। अब हम ये चेक करेंगे कि जब वो नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो नए प्रोडक्ट बनाने की वजह से जो कॉस्ट इनकर होगी उसको रेलेवेंट कॉस्ट बोलेंगे, और जो नए प्रोडक्ट बनाने की वजह से इनकर नहीं होगी या जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हो या ना हो बात की बात है, इट इज नेम्ड एज इररेलेवेंट कॉस्ट। ऊपर लिखा हुआ है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ विजेट, द विजेट विल टेक 2 hours टू मेक, 2 घंटे लग जाएंगे भाई साहब एक को बनाने में। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स, अच्छा ये बताओ, ये लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड्स, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जो ओवरहेड्स हम एलोकेट करते हैं, अपोर्शन करते हैं, भाई वो तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए हम उसको डालते हैं। बट इफ आई सी फ्रॉम द फाइनेंस मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर आई प्रोड्यूस दिस विजिट और नॉट, overheads will remain same. It is just the accounting treatment because we are allocating it, we are apportioning it, so it will not change. So this is irrelevant cost. ठीक है सर। If the new widgets are produced, the company will have, वो कहता है अगर नए बनाए तो कंपनी को एडिशनल एक सुपरवाइजर तो रखना ही पड़ेगा, मतलब this supervisor salary is specifically incurred for the new widget. The company will produce 10,000 widgets per year. कंपनी को 10,000 widgets बनाने पड़ेंगे आराम से। The company will have to produce 10,000 widgets per year. कंपनी को 10,000 widgets बनाने पड़ेंगे। मैं रुक गया हूं जी, आपको निकालना है व्हाट इज द रेलेवेंट कैश फ्लोज। मैं कहता हूं कुछ जल्दी है ही नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे मैंने अपनी स्लाइड्स में क्या लिखा है। ठीक है जी, तो आप पहले आराम से अपने क्वेश्चन को पढ़ लें। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है ये तो पहले ही बता चुका हूं, ये तो अपोर्शन कॉस्ट है, इट इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है सर। अब हमारे को ये भी नहीं बताया गया कि 2 घंटे जब लगेंगे, है ना, द विजिट विल टेक 2 hours, इसकी कॉस्ट कितनी है तो हमें पता ही नहीं। मेरे हिसाब से तो ये 15,000 रुपए जो सुपरवाइजर अलग से अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नया प्रोडक्ट बनाएंगे
तो उसके लिए एडिशनल सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा. इट इज टू बी इनकर्ड, इट इज रिलेटेड विद द प्रपोजल, सो इट इज रेलेवेंट कॉस्ट. आंसर चेक करिए, $15,000 ही होना चाहिए. मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. आराम से बेटे, मैंने बड़ी मेहनत से आपको पे बैक पीरियड समझाया. मैंने कहा साईं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मतलब मुझे पे बैक पीरियड में उतना ही चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में पैसे लगाए. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन, वो कहते 2 मिलियन लग जाएगा और इससे पैसे आएंगे कितने, 5 लाख. अच्छा, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को छोड़कर बाकी सभी केसेस में हम क्या करते हैं, कैश फ्लोस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं. आपको पता है ना. ठीक है सर. नेक्स्ट 7 years एडवाइस, व्हाट इज द पे बैक पीरियड. बेटे बड़ा सिंपल है, मतलब आपने 2 मिलियन मतलब $20 लाख है ना लगा दिए और आपको मिलेंगे 5 लाख करके. बेटे अगर इक्वल कैश फ्लोज होना तो आप तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्यूमुलेटिव करने की जरूरत ही नहीं है. क्यूमुलेटिव कब करते हैं, जब अनइक्वल कैश फ्लोज हो. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 20 लाख मुझे कितने सालों में मिल जाएंगे. अगर मुझे 5 करके मिले तो मुंह जुबानी है 4 साल में मिल जाएंगे. भाई आप चेक कर लीजिए, चाहे तो 4 साल में मिल जाएंगे. आंसर देखिए 4 ही है. मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, पे बैक इन ईयर्स एंड मंथ्स. इट मींस जब आपको प्रोपोर्शंस में ईयर्स और मंथ्स में दिया, ईयर्स डेज में निकाल सकते हैं, ईयर्स वीक्स में निकाल सकते हैं, खाली वीक्स में निकाल सकते हैं, कुछ मुश्किल थोड़ी है, पढ़ लीजिए. अ प्रोजेक्ट विल हैव अ स्पेंडिंग ऑफ 1.8 मिलियन, तो कहता है ये 18 लाख रुपए लग जाएंगे आज. देखो मैं, आप देख रहे हो मैं सभी क्वेश्चंस में टाइमलाइन बना रहा हूं. अच्छा, टाइमलाइन बना के कराता हूं ना, आपको ज्यादा समझ आ रहा है. अच्छा, मैं जब करता था मैं भी ऐसे ही करता था. ठीक है सर. एंड इट विल हैव अ इनफ्लो ऑफ 350, 3,50,000 रुपए लग जाएंगे. अच्छा, जब इक्वल कैश फ्लोस हो ना तो फिर तो एक ही साथ कर देना चाहिए. कैसे, इट टू बी डिवाइडेड बाय, इसको सीधा ही डिवाइड कर देते हैं. इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 3,50,000. ये आ गया जी आपके सामने, ये आ गया जी 5.14, 5. आंसर चेक कर लीजिए, डिवाइड ही तो करना है, कोफिशिएंट जो आएगा 5.1429. ये ईयर्स आया क्योंकि मैंने ईयर से डिवाइड किया. अब आपको ईयर्स मंथ्स चाहिए तो 500 साल लग ही जाएंगे. 0.1429, जब एक साल में 12 महीने होते हैं तो 0.1429 ईयर्स में कितने महीने होंगे. आई थिंक वी कैन कैलकुलेट इन मंथ्स. मुश्किल तो कुछ नहीं है यार, थोड़ी सी कोशिश करोगे, हिम्मत करोगे तो F9 हो जाएगा. ठीक है सर. ठीक सर, हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. अब यहां पर जब अनइक्वल कैश इनफ्लोस हो तो बेटे बेटर रहता है कि आप इसके क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस करो, क्योंकि यहां फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पेबैक पीरियड निकालना है. मैंने कहा जी मुझे $1,900 चाहिए. साईं मुझे दे दो ना, साईं दो ना, पहले साल तक 300 मिलेंगे. देखिए मैं बोल के रहा हूं, तक. up to first year I will be getting 300 cash inflows, up to second year I will be getting 800, up to third year I will be getting 1400. मेरी आंख कहां है, 1900. अर्जुन कहां देखता, चिड़िया की आंख में. गुरुदेव मुझे तो आंख ही दिखती है गुरुदेव. जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते, अर्जुन ये क्या लगा है पेड़ के ऊपर, वो कहता गुरुदेव मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, खाली आंख ही दिख रही है. आप एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको क्या दिखना चाहिए, आपने कितने पैसे लगाए, आपकी आउटफ्लो कितनी है. आपकी आउटफ्लो थी 1900, मुझे वही तो चाहिए. अच्छा 3 साल तक कितने आ गए, 1400. मुझे 500 और चाहिए. आय हाय आहा. बट नेक्स्ट ईयर में मुझे कितने मिल रहे हैं, 800. तो 500 मिल रहे हैं, 800 500 चाहिए, 800 मिल रहे हैं इंटू 12 भी $800,000 या कुछ भी. इफ आई एम गेटिंग इन 12 और आई एम गेटिंग इन 52, you know, if I want to calculate in weeks I will multiply with 52, and if I want to calculate in years into 1. एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो झुक के बैठा हुआ था, उसने कहा सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से भी, 52 से भी, 12 से, उसको मुंह पे थप्पड़ मारूंगा खींच के, है ना. आंसर आ जाएगा. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट यार, इजी है, मुश्किल नहीं है भाई साहब. मैं आगे चला जी, आगे चला, थोड़ा सा और आगे चला और देखा और कितने क्वेश्चन हैं. आ जाओ जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ. सब बच्चे आ जाओ, सब के सब महान बच्चे, महान देश के महान बच्चे.
आज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। व्हाट इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रेलेवेंट कैश फ्लोज। आई थिंक मैंने लेक्चर 5 में आपको रेलेवेंट कैश फ्लोज बताई थी टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि रेलेवेंट तो हमेशा हम कंसिडर करते हैं। मार्केट रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड, बेटा ये रेलेवेंट नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था कोविड-19 की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, अब हम आगे बनाएं या ना बनाएं उस वैक्सीन को, इट हार्डली मैटर, वो वापस ही आने वाले, चले गए, मर गए, टाइटैनिक डूब गई, छुप गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, अब क्या फायदा। ठीक है जी। एडिशनल टैक्स दैट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, अभी देखते हैं बी को। सेंट्रली एलोकेटेड ओवरहेड दैट आर नॉट अ कॉन्सिक्वेंस, वो कहता है ये सेंट्रली ओवरहेड्स खर्चे थे एसी के, वो तो अकाउंटिंग है, वो तो अपोर्शनमेंट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स है, वो उसकी वजह से थोड़ी हो रहा है। ठीक है सर। टैक्स अलाउंस डेप्रिसिएशन, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन और एडिशनल टैक्स दैट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेटेड, आराम से। बट वैसे भी डेप्रिसिएशन इज इररिलेवेंट बिकॉज इट इज ए नॉन कैश। ठीक है सर। तो आई थिंक इसमें बी आंसर है, एडिशनल टैक्स दैट विल बी पेड, क्योंकि जब आप नया काम करोगे तो आप नए प्रॉफिट्स होंगे, उसके ऊपर टैक्स दोगे, दैट इज दिस। ओके, मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन भले आपको बड़ा लग रहा है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, जो सब चमकता है वो सोना थोड़ी होता है यार, तो घबराना नहीं है, डट के सामना करना है इसकी ऐसी की तैसी। लंदन वालों की न्यू प्रोजेक्ट, द मशीनरी वुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज परचेज्ड 7 years ago फॉर 80,000। देखो मैंने चित्र बना दिया, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी चित्र रूपा। अच्छा, इसकी एडिशनल लाइफ वो कहता है और भी है 10 साल। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ओके। द मशीन हैज बीन आइडल फॉर सम टाइम, वो कहता है मशीन खाली पड़ी थी। एंड इफ नॉट यूज फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड इमीडिएटली, फिर इसको बेचना पड़ेगा 5,000 रुपए में, डॉलर्स में। आफ्टर यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट द मशीनरी वुड बी नो वैल्यू एंड वुड हैव टू बी डिसमेंटल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 1500, आराम से। मैं फिर कहता हूं जी, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ लो, मैं खड़ा हूं आराम से, आप पहले पढ़ो क्वेश्चन को। वो कहता है जी एक मशीनरी थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। एक मशीनरी पड़ी हुई थी बहुत सालों से, अब अचानक हमें एक नया लगा कि नया प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। अगर हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये मशीनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मशीनरी के कबाड़ी वाला हमें $5,000 दे रहा था। अगर हम ये नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये $5,000 नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि जब हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो मशीन बहुत ज्यादा खस्ता हालत में हो जाएगी, उसको तो उठाना पड़ेगा। उठाना मतलब वी हैव टू इनकर द रिमूवल कॉस्ट। तो आप ये बताइए कि ये नया प्रोडक्ट बनाए तो उसके लिए कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट है। भैया 5,000 रुपए जो मिलने थे, एक तो वो नहीं मिलेंगे अगर आप नया प्रोडक्ट बनाओगे, दूसरा जेब से 1,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट $6,500 है। देख लीजिए आंसर 6,500 कहाँ है, सी ऑप्शन है जी करेक्ट। बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 10 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज। अच्छा, वैसे मैंने एडवांटेज और मेरिट्स और डीमेरिट्स नेक्स्ट चैप्टर में कराने हैं, फिर भी वैसे आपको पता है पेबैक बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, जल्दी हो जाता है, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है आपको। ठीक है सर। इट टेक्स अकाउंट द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज। नहीं भैया, टाइमिंग का ध्यान ही नहीं देता। इट यूजेस अकाउंटिंग प्रॉफिट रादर देन कैश फ्लोज। नहीं सर, ये भी कैश फ्लोज को ध्यान देता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द कैश फ्लोज आफ्टर द एंड ऑफ द पेबैक पीरियड एंड, नहीं ये भी नहीं देता। ये आंसर ठीक है। देखा, जब आपके लॉजिक्स कंसेप्ट समझ आ जाते हैं तो कितनी जल्दी काम हो जाता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखो ये ध्यान रखना है, नॉट ट्रू मतलब आपको ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव सेंस में है या नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन, खुद पढ़ो और मुझे बताओ आप अपने आप। Return on capital employed, this is take into account the length of the project. The return on capital employed method of investment proposal takes account the length of the project. Okay, focus on an early payback can enhance liquidity. ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। इन्वेस्टमेंट रिस्क इज इंक्रीज इफ पेबैक पीरियड इज लॉन्गर। यस, जितना पेबैक लंबा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा, और जितना पेबैक पीरियड छोटा होगा उतना रिस्क कम होगा, क्योंकि हमें जितनी जल्दी पैसे वापस मिल जाएंगे उतना रिस्क फैक्टर कम होगा। शॉर्टर
टर्म फोरकास्ट आर लाइकली टू बी मोर रिलायबल। बड़ी सिंपल सी बात है जी। आप कहते हो जी मैं 10 साल बाद ये करूंगा, वो बेकार, वो शायद हो या ना हो। आप कहते हो जी अगले 6 महीने में मुझे ACCA F9 क्लियर करके प्रोफेशनल में जाना है, तो किसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी? शॉर्ट टर्म फोरकास्ट की। इसका मतलब ये वाली बात थोड़ी सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की गलत है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अ कंपनी, अब बेटा ये तो आप खुद निकाल लें, मैं तो ऑलरेडी निकाला हुआ, आपको समझा चुका हूं, है ना। इसमें क्या क्या निकालना है? एक तो पेबैक पीरियड निकालना है और ROC निकालना है। और आपको बड़ा प्यार से, हिम्मत से आपको ROC का निकाला। आई हैव टोल्ड यू द अप्रोचेस एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड। मुझे लगता है आपको बात मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। बेटा अब हम चैप्टर नंबर 3 में मिलने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बातें करेंगे। मैं नए नए टूल्स दूंगा आपको, मतलब NPV, मतलब डिस्काउंटेड पेबैक, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मतलब IRR। मिलते हैं बेटे। भूपेश आनंद, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।